हेलो बच्चों। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे की फिजिक्स समझने के लिए एकदम की है और हम इसको बिल्कुल सिंपल और हाँ, एग्जाम सेफ तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़े ही सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि जब हम लाइट बल्ब ऑन करते हैं तो वो एक पल के लिए इतना तेज फ्लैश क्यों करता है? इसका जवाब ओम्स लॉ की लिमिटेशंस में ही छिपा है। अब देखो, ओम्स लॉ तो हम सबने पढ़ा है ना, V=IR। ये तो सर्किट्स का आप कह सकते हो गोल्डन रूल है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का एक सिंपल सीधा सा रिश्ता। लेकिन सोचो, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये रूल हमेशा सच नहीं होता? क्या हो अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जहां V=IR काम ही नहीं करता? तो चलिए इसी में डाइव करते हैं। यही तो है हमारा आज का टॉपिक, कब ये रूल टूट जाता है। और इसको समझने के लिए ना हमें ओमिक और नॉन ओमिक बिहेवियर के बीच का फर्क जानना पड़ेगा। तो यहां देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ हैं ओमिक डिवाइसेस जैसे कि मेटल्स। ये ओम्स लॉ को आराम से फॉलो करते हैं, इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और इसलिए इनका वोल्टेज करंट ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन दूसरी तरफ हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये बिल्कुल अलग हैं। इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए इनका VI ग्राफ एक कर्व बन जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। एक नॉन ओमिक डिवाइस सीधे शब्दों में वो डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस यानी R कांस्टेंट नहीं रहता। वो वोल्टेज, करंट या टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। इसको ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, R बदलता है, ये तो समझ गए। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों बदलता है रेजिस्टेंस? चलिए इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी समझते हैं दो बड़े ही फेमस एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा वो पुराना पीला वाला बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब। देखो होता क्या है, जैसे ही करंट फ्लो करता है इसका फिलामेंट, वो पतला सा तार, गर्म होने लगता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, उसके अंदर के एटम्स यानी लैटिस तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इससे बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, उनके कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। और याद रखो, जितने ज्यादा कोलिजन्स उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इन शॉर्ट, बल्ब गर्म हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और क्योंकि रेजिस्टेंस बदल रहा है, हो गया ना नॉन ओमिक। सिंपल। अब आते हैं अपने दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर, सेमीकंडक्टर डायोड। इसको ना करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट समझ लो। एक तरफ से आने देगा, दूसरी तरफ से नो एंट्री। जब करंट एक खास डायरेक्शन में जाता है, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, तो डायोड कहता है आओ वेलकम, और करंट आराम से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही करंट ने यू टर्न लिया, यानी रिवर्स बायस में, डायोड दरवाजा बंद कर देता है। करंट ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए इसका VI ग्राफ एकदम टेढ़ा मेढ़ा यानी नॉन लीनियर होता है। तो चलिए अब इसको एक रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन से प्रूव करते हैं। याद है हमने शुरू में सवाल पूछा था, बल्ब ऑन करते ही इतनी तेजी से फ्लैश क्यों करता है? उसका जवाब अब इन नंबर्स में मिलेगा। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास एक 60 वॉट का बल्ब है जो 120 वोल्ट्स पर चलता है। ठीक है, जब यह बल्ब आराम से जल रहा है, मतलब गर्म है, तब इसका रेजिस्टेंस हम फॉर्मूला P=V²/R से निकाल सकते हैं। तो R हॉट हो गया 240 ओम्स। ये इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस है। लेकिन जब बल्ब बंद है तब क्या? तब तो फिलामेंट रूम टेम्परेचर पर है, एकदम ठंडा। और इस ठंडे स्टेट में इसका रेजिस्टेंस, जिसे हम R कोल्ड कहते हैं, कैलकुलेट करने पर लगभग 24.5 ओम्स आता है। देख रहे हो, ये हॉट रेजिस्टेंस से लगभग 10 गुना कम है। तो अब देखते हैं करंट का खेल। जब बल्ब गर्म था, R था 240 ओम्स। तो करंट I=V/R से हुआ 120/240 यानी 0.5 एम्पियर्स। ये है नॉर्मल स्टेडी करंट। लेकिन जिस पल हमने स्विच ऑन किया, जब फिलामेंट ठंडा था और R सिर्फ 24.5 था, तब करंट कितना हुआ? 120/24.5। ये आता है लगभग 4.9 एम्पियर्स। सोच सकते हैं, 0.5 से सीधा 4.9। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्टार्टअप के टाइम जो करंट दौड़ता है, वो नॉर्मल करंट से करीब करीब 10 गुना ज्यादा होता है। यही वो अचानक का करंट सर्ज है जो बल्ब को एक पल के लिए इतना ब्राइट फ्लैश कराता है। और हाँ, अब ये भी समझ आ गया होगा कि ज्यादातर बल्ब्स ऑन करते टाइम ही क्यों फ्यूज होते हैं। सारा खेल इसी इनरश करंट का है। चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में अक्सर एग्जाम में कर देते हैं। इन्हें मैं साइलेंट किलर्स कहता हूं, क्योंकि पता भी नहीं चलता और मार्क्स कट जाते हैं।
तो पहला सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, बहुत से लोग सोचते हैं कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ जो हर जगह हर चीज पर अप्लाई होता है। ये मिथ अभी बस्ट करते हैं, बिल्कुल गलत। इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल या यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ओहमिक मटेरियल्स पर ही अप्लाई होता है, जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। ये गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, दूसरा मिसकंसेप्शन डायोड्स के बारे में। लोग सोचते हैं कि डायोड बस एक फैंसी रेजिस्टर है जिसमें ऑन ऑफ स्विच लगा हो। नहीं, ये भी एक मिथ है। एक डायोड का जो VI रिलेशनशिप है वो एक्सपोनेंशियल है, सीधी लाइन यानी लिनियर नहीं। उसका काम करने का तरीका एक रेजिस्टर से फंडामेंटली अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। तो उनको एक ही चीज समझने की गलती कभी मत करना। तो इतनी देर से हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, पर आखिर ये लिमिटेशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल सर्किट से लेकर आपके फोन की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स तक इनका क्या रोल है? चलिए इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज पर नजर डालते हैं। पहला, ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है। दूसरा, नॉन ओमिक डिवाइसेस जैसे डायोड्स और फिलामेंट्स का VI रिलेशनशिप नॉन लीनियर होता है। तीसरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर या वोल्टेज के साथ बदल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिमिटेशंस फिजिक्स की कोई गलती नहीं है, बल्कि इन्हीं नॉन ओमिक प्रॉपर्टीज की वजह से आज पूरी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ट्रांजिस्टर्स और कंप्यूटर चिप्स मौजूद हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर ओम्स लॉ जैसे एक रूल को ब्रेक करने से पूरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बन गई, तो फिजिक्स के और कौन से रूल्स हैं जिनके लिमिटेशंस को एक्सप्लोर करना अभी बाकी है? इस पर जरूर सोचना।